नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम सी टेट में पूछे गए मैथ्स पेडागॉजी के प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले सी टेट और टीचर भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। दोस्तों, ये जो मैथ्स पेडागॉजी के प्रश्न हैं उन भाइयों और बहनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, यानी कि मैथ्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में परेशानी होती है। उनके लिए दोस्तों ये बहुत ही इजी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके पेडागॉजी से रिलेटेड। तो आप दोस्तों इन वीडियो को जरूर देखिए, आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हम हल करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में वैन हेले के सिद्धांत के अनुसार कौन सा क्रम ज्यामितीय स्तर के लिए सही है। पहला ऑप्शन दिया है आपका पहचान करना, संबंध बनाना, विश्लेषण, निगमन, फिर स्वयं सिद्धता। दूसरा ऑप्शन कहता है पहचान करना, विश्लेषण, संबंध बनाना, निगमन, फिर स्वयं सिद्धता। तीसरे ऑप्शन में दिया है आपका विश्लेषण, पहचान करना, निगमन, संबंध बनाना और स्वयं सिद्धता। और चौथे ऑप्शन में विश्लेषण, फिर निगमन, पहचान करना, संबंध बनाना और स्वयं सिद्धता। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वैन हिले के अनुसार ज्यामिति के स्तर का सही क्रम क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा, सबसे पहले हम पहचान करना सीखते हैं, उसके बाद विश्लेषण, उसके बाद हम संबंध बनाना सीखेंगे, फिर निगमन और स्वयं सिद्धता तक हम पहुंच जाएंगे। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है ना? जो गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है उसे बताना है। पहला ऑप्शन है गणित में सभी प्रमेय और अभिगृत प्रमाणित तथ्य हैं। दूसरा ऑप्शन गणितीय ज्ञान सटीक, व्यवस्थित और तार्किक है। तीसरा ऑप्शन है गणितीय भाषा अच्छी तरह से परिभाषित और स्पष्ट है। चौथा ऑप्शन कहता है यह दिक् स्थान, परिणाम और माप का विज्ञान है। तो गणित के बारे में दोस्तों जो सही नहीं है, गणित की नेचर के बारे में, उसे हमें यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? गणित में सभी प्रमेय और अभिगृत प्रमाणित तथ्य हैं, यही जो होगा दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक गणित की परीक्षा में सुश्री जो है फातिमा ने एक प्रश्न सम्मिलित किया, यदि दो संख्याओं का योग 17 है तो संख्याएं क्या है? एक उदाहरण है ना, एक उदाहरण दिया गया है जिसमें बताना है। बहुविकल्पी प्रश्न का चयन है। दूसरा ऑप्शन है संदर्भात्मक प्रश्न है। तीसरा ऑप्शन है बंद सिरे वाले प्रश्न और चौथा है आपका मुक्त सिरे वाले प्रश्न। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सुश्री और फतिमा ने एक क्या किया? प्रश्न को सम्मिलित किया है। यदि दो संख्याओं का योग 17 है तो वो संख्याएं क्या क्या होंगी, इस तरह से आपको प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा मुक्त सिरे वाले प्रश्न, है ना। कोई भी दो संख्या ले सकते हैं जिसका योग जो होगा 17 होगा, है ना। तो वो मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें, है ना। जो कथन दिए उस पर हमको सोचना है और सही उत्तर हमें चुनना है। पहला कहता है मापदंड, जो मानदंड संदर्भित आकलन, विद्यार्थियों का किसी मानदंड के आधार पर मूल्यांकन करना। दूसरा ऑप्शन कहता है मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है ना। जो आपका रिमेडियल टीचिंग है उसमें उपयोगी है कहता है। पहला ऑप्शन कहता है केवल बी कथन सही है। दूसरा ऑप्शन में केवल ए सही है और तीसरे ऑप्शन में दोनों गलत है और चौथे में दोनों सही है। तो इसका सही विकल्प में सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका मानदंड संदर्भित आकलन, विद्यार्थियों की किसी मापदंड के आधार पर मूल्यांकन करना, यही जो होगा दोस्तों आपका सही हो जाएगा। यानी कि केवल 2 जो होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन 2 में करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, मानप्रीत के पास अच्छी गणितीय तर्कणा यानी कि विवेचना है, इसलिए उसके पास होगी, क्या होगी, उसके पास अच्छी सोच शक्ति है, विवेचना है, तर्कणा यानी कि तर्क लगाने की, तो वो उसके पास क्या चीज होगा। पहला ऑप्शन है तार्किक और व्यवस्थित रूप से सोचने की क्षमता। दूसरा ऑप्शन है परिभाषा को पुनः स्मरण करने की क्षमता। तीसरा ऑप्शन दिया है आपका त्रुटिहीन गणना करने की क्षमता, यानी कि किसी तरह का कोई एरर नहीं होता जब वो कैलकुलेशन करती है। चौथा है सही गणितीय सूत्रों को याद करने की क्षमता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका तार्किक और व्यवस्थित रूप से सोचने की क्षमता जो है मनकीत के पास है। तो ऑप्शन एक यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कोठारी आयोग जो कि 1964 से 1966 के अनुसार है, क्या कहता है कोठारी आयोग। पहला ऑप्शन है कक्षा 1 से कक्षा 10वीं तक के छात्रों के लिए गणित एक अनिवार्य विषय होना चाहिए जो कि सामान्य शिक्षा का हिस्सा हो। दूसरा ऑप्शन कहता है यह केवल कल्पना है कि गणित छात्रों होगा, है ना दोस्तों, छात्रों लिखा गया है तो आप ध्यान रखिएगा, छात्रों में मानसिक कौशल, अनुशासन, सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक मूल्यों को विकसित करना चाहता है। तीसरा ऑप्शन कहता है गणित छात्रों में विश्लेषणात्मक तर्क, चिंतन, आत्मविश्वास और मनोभाव को विकसित करता है। और चौथा कहता है प्रत्येक छात्र गणित में अमूर्तता नहीं समझ सकता, अतः कक्षा 8वीं के बाद इसे वैकल्पिक विषय के रूप में रखना चाहिए। तो कठोरी आयोग के अनुसार कौन सा जो विकल्प होगा दोस्तों इसमें सही हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, इसमें कहा गया है कि कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के छात्रों को गणित एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए जो कि उनकी सामान्य शिक्षा का क्या है, एक हिस्सा है, एक पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या ज्ञान के विकास के संबंधित नहीं है, ना ज्ञान के विकास से जो संबंधित नहीं है उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन है पंक्तिबद्धता, दूसरा ऑप्शन है आत्म केंद्रित, तीसरा ऑप्शन है वर्गीकरण और चौथा ऑप्शन कहता है पदानुक्रम समावेशन। तो कौन सा है जो दोस्तों संख्या के ज्ञान के विकास से संबंधित नहीं होगा, इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आत्म केंद्रित, है ना, आत्म केंद्रित जो है संख्या के ज्ञान के विकास से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। गणितीय भाषा सहायक होती है, जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है वो किस चीज में सहायक है। पहला ऑप्शन है आपका समस्या समाधान कौशल को विकसित करने में, दूसरा ऑप्शन है संप्रेषण और वाचन कौशल को विकसित करने में, तीसरा ऑप्शन है आपका तार्किक विवेचन कौशल को विकसित करने में। सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो इसमें गणितीय भाषा के लिए कौन कौन सहायक होंगे दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका समस्या समाधान कौशल को विकसित करने में भी सहायक होती है गणितीय भाषा, और लॉजिकल यानी कि रीजनिंग तरीके से सोचने में भी हमारी मदद करती है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी जो होगा दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है दोस्तों आपका ए और सी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका एक कक्षा दूसरी के छात्र यानी कि सेकेंड क्लास के जो छात्र को जब 56 और 42 को जोड़ने को हल करने के लिए कहा गया तो उसने ये निम्न प्रकार से किया, जैसे कि 56 प्लस ये कितना लिखा है 4250, ये प्लस 40 प्लस 6 प्लस 2 बराबर 90, ये यहाँ पे प्लस होगा दोस्तों 42 प्लस 50 में आपका क्या होगा ये, तो यहाँ पे होगा दोस्तों 42 प्लस 50 होगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग जो है एरर हो गया है तो आप उसको ध्यान मत दीजिए, आप प्रश्न को देखिए, है ना। इस तरह से उसको एक प्रश्न को जोड़ने के लिए कहा। एक गणित अध्यापक के रूप में आपको इस छात्र के प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी, है ना। उस छात्र को हमने जोड़ने के लिए कहा, दूसरी क्लास का एक छात्र है तो उसने इस तरीके से उन्हें जोड़ना शुरू कर दिया,
तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी उस छात्र के प्रति? पहला ऑप्शन है छात्र को प्रश्न हल करने के लिए अपनी स्वयं की रणनीति बनाने के लिए हतोत्साहित करना। दूसरा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों आपका छात्र को डांटना, क्योंकि यह प्रक्रिया स्तंभ विधि से योग को सीखने में सहायक नहीं है। तो डांटेंगे नहीं दोस्तों, हम उसे प्यार से समझाएंगे, है ना। तीसरा ऑप्शन कहता है छात्र की प्रशंसा करे कि उसने प्रश्न को हल करने के लिए वैकल्पिक रणनीति का उपयोग किया, क्योंकि इससे रचनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन में वृद्धि होती है। तो यही जो होगा दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। रचनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन में उसकी क्या होगी? वृद्धि होगी। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा सहयोगिक और सक्रिय अधिगम को प्रोत्साहित करता है? जो सहयोगी है और सक्रिय अधिगम को प्रोत्साहित करता है। पहला ऑप्शन है छात्र कक्षा में हुए विचार विमर्श द्वारा विकसित मापदंडों के आधार पर आकृतियों का वर्गीकरण करते हैं। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक 2 अंकों वाली संख्याओं के गुणन की प्रक्रिया शेयर यानी कि साझा करते हैं और छात्रों को उसी प्रकार के प्रश्न का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तीसरा ऑप्शन है छात्रों को निर्देश देते हैं कि ये प्रश्न का हल घर पर करे और उसे अध्यापक के पास जमा कराए। चौथा ऑप्शन है प्रत्येक छात्र को गणितीय खेल और पहेलियां उपलब्ध कराना और उन उत्तरों को साझा करने के लिए कहना। तो कौन सा विकल्प जो होगा इसमें दोस्तों सहयोगिक और सक्रिय अधिगम को प्रोत्साहित करेगा? तो वो हो जाएगा आपका छात्र में जो छात्र कक्षा में जो जो हुआ है दोस्तों, जो भी काम हुआ है क्लास में, उसको विचार विमर्श द्वारा विकसित मापदंडों के आधार पर आकृतियों का वर्गीकरण करते हैं। तो यही जो होगा दोस्तों उनमें सहयोगी और सक्रिय अधिगम को प्रोत्साहित करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक अध्यापिका छात्रों को निम्नलिखित सवाल देती है, निम्न संख्याओं के युग्मों में बड़ी संख्याओं पर घेरा लगाइए। पहला ऑप्शन में कहा गया है आपका 9 गुना 3 या फिर 9 भागित 3 करने जा रहे हैं ना। दूसरे में कहता है 9 को अगर गुना करे 0.3 से या फिर 9 को भाग दे 0.3 से। और तीसरे में कहा गया कि 0.9 को 0.3 से गुना करे या फिर 0.9 को 0.03 से क्या करे, उसे भाग दे। इस प्रकार के प्रश्न का उपयोग अध्यापिका कर सकती है। किस लिए करेगी? पहला ऑप्शन दिया है आपका पूर्ण संख्याओं में गुणन और विभाजन के आकलन को देखने के लिए। दूसरा ऑप्शन कहता है आपका नैदानिक परीक्षा के रूप में इसका उपयोग दशमलव संख्याओं में गुणन विभाजन की भ्रांतियों का संबोधित करने के लिए किया जा सकता है। और तीसरे ऑप्शन में कहा गया है यह आंकने के लिए कि छात्र को 3 और 9 के पहाड़े याद है या फिर नहीं। और चौथे में कहा गया है पूर्ण संख्याओं की तुलना करने के लिए। तो इस तरह के प्रश्न जो है दोस्तों एक टीचर जो है क्यों पूछती है? पहले गुना करने के लिए उसी नंबर से कहा, फिर उसी नंबर को भाग देने के लिए भी कहती है ना। तो इस तरह का काम जो है टीचर क्यों करती है? वो इसलिए कर रही है दोस्तों क्योंकि इसकी नैदानिक परीक्षा के रूप में इसका उपयोग दशमलव संख्याओं में गुणन और विभाजन की जो भ्रांति है यानी कि उनमें जो भ्रम बना हुआ है उनको दूर करने के लिए किया जाता है ना। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है? जो गणितीय प्रोसेस नहीं है उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन कहता है समस्या समाधान करना, तो ये तो है दोस्तों मैथमेटिकल प्रोसेस है। दूसरा है दूष्यीकरण, तीसरा ऑप्शन है निरूपण और चौथा है आपका अनुकूलन। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन जो होगा गणितीय प्रक्रिया नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका अनुकूलन जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर गणित में शाब्दिक समस्या को शामिल किया जाना चाहिए। जो शाब्दिक समस्या है गणित में उसको हमें शामिल करना चाहिए। क्यों शामिल करना चाहिए ऐसा पूछा है। पहला ऑप्शन
छात्रों द्वारा शाब्दिक समस्याओं को प्रभावी रूप से समझने, प्रतिपादित करने और हल करने की क्षमता अर्जित करना महत्वपूर्ण कौशल है। दूसरा ऑप्शन कहता है ये गणित की भाषा पढ़ाने का एकमा साधन है। और तीसरा ऑप्शन कहता है शाब्दिक समस्याओं का निरंतर प्रयोग विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा में निपुण बनाता है। और चौथा ऑप्शन है ये हल करने में आसान होती है, इसलिए विद्यार्थियों को गणित बेहतर अंक प्राप्त करने में सहायता करती है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? प्राथमिक स्तर पर गणित में शाब्दिक समस्याओं को शामिल क्यों करना चाहिए? ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि छात्रों द्वारा शाब्दिक समस्याओं को प्रभावी रूप से समझने में उसको हेल्प मिलती है ना, और उसको प्रतिपादित कर पाए और हल करने की क्षमता जो है वो अर्जित करता है ना। तो ऑप्शन एक यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, गणित शिक्षण में सांप और सीढ़ी का खेल आपने खेला होगा दोस्तों। आपने जब अपने छोटे क्लास में गणित में आपने सांप सीढ़ी जो है गणित की बुक में लास्ट साइड जरूर देखा होगा, है ना। तो उस खेल का उपयोग उन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए किया जाता है जो अत्यधिक रूप से उपयुक्त है, उसे बताना है ना। तो गणित शिक्षण में सांप सीढ़ी खेल का उपयोग कौन सी अवधारणा को विकसित करने के लिए किया जाता है? प्रश्न बना दिया गया है। यहाँ पे पहला प्रश्न है मापन के लिए, दूसरा ऑप्शन है संख्याओं के लिए, तीसरा है आकृति को, और चौथा है ज्यामिति के समझने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका संख्याओं को समझने के लिए ही गणित शिक्षण में सांप सीढ़ी का खेल जो है दिया जाता है। तो ऑप्शन दो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा चरण बच्चों में प्रतिमान यानी कि पैटर्न के अवधारणात्मक विकास का उच्चतम स्तर प्रदर्शित करता है? पहला ऑप्शन दिया है आपका पैटर्न की पहचान करना, दूसरा ऑप्शन है पैटर्न का विस्तार करना, तीसरा है पैटर्न की नकल करना, और चौथा ऑप्शन है नए पैटर्न का सृजन करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बच्चों में प्रतिमान यानी पैटर्न के विकास के लिए कौन सा जो होगा उच्चतम स्तर होगा? तो वो हो जाएगा नए पैटर्न को सृजन करने के लिए, है ना, इसका उपयोग जो है किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपकी मैथ्स पेडागॉजी के प्रश्न दोस्तों, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में सीटेट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले सभी टीचर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।